हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। लास्ट क्लास के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर हमने एक प्रोसेस देखी थी oogenesis की, अंडजनन की प्रक्रिया की। और वो अंडजनन की प्रक्रिया चल रही थी फीमेल बॉडी की ओवरी के अंदर या अंडाशय के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं ओवरी की स्ट्रक्चर या अंडाशय की संरचना के बारे में। और ये अंडाशय की संरचना जो अपन देखेंगे या ओवरी की स्ट्रक्चर जो देखेंगे, ये समझ में आएगी तब जाकर के अपने को मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक चलता है वो अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी या फिर अंडाशय की संरचना। अंडाशय की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। पहले अपन ओवरी की स्ट्रक्चर बनाएंगे और जिस हिसाब से मैं बनाता जा रहा हूं उस हिसाब से अपन एक एक स्ट्रक्चर को यहां पे लेबल करने वाले हैं और वैसे वैसे ही आप बनाना इसको साथ साथ में। पहले बनाएंगे और जितना बनाएंगे उस हिसाब से इसको लेबल करते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलती है और थ्योरी वाली एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है। ये सबसे पहले ओवरी के चारों तरफ ये जो लेयर बनाई है इसको हम बोलने वाले हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो बाहर की कवरिंग बना रहे हैं इसको हम बोलने वाले हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो जितना अपन ने बनाया है उसको हम लेबल कर लेंगे यहाँ पे साथ में ही जर्मिनल एपिथेलियम। अभी तक हमने यही बनाया है। फिर इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे एक लेयर और होती है, इसके जस्ट नीचे एक लेयर और होती है। इस लेयर को हम नाम देने वाले हैं यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो इस लेयर को हम नाम दे देंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो अभी तक हमने सिर्फ दो नाम लिखे हैं, एक तो जर्मिनल एपिथेलियम जो कि बाहर की कवरिंग है और इसके जस्ट नीचे जो लेयर बनाई है हमने वो बनाई है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद में यहां पे कुछ मेसोडर्मल टिश्यू होते हैं, इस भाग में मेसोडर्मल टिश्यू होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं यहां पे ब्लड वेजल्स या रक्तवाहिकाएं। फिर यहां पे सबसे पहले इस ओवरी के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फॉलिकल से। ये जो बनाई है ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनाई है और प्राइमरी फॉलिकल से पहले जहां से ओवम का फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये जो बनाई है ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनाई है, तो यहां पे लेबल कर देते हैं इसको प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर प्राथमिक पुटिका। उसके बाद में हम बनाएंगे यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल्स, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होने वाली है टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होने वाली है टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर। ये बना दी हमने टर्शरी फॉलिकल्स। फिर इस टर्शरी फॉलिकल्स के बाद में बनेगी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स ये बनाई है अपने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। इसको हम बोल देंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में जो सेकेंडरी oocyte बना है
ये सेकेंडरी oocyte अब इस ओवरी में से निकल करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर आने वाला है। ये जो सेकेंडरी oocyte इतनी देर तक बैठा था ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, ये अब आने वाला है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसको हम बोल देंगे ओव्यूम या फिर सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूम बोलेंगे। और इस प्रोसेस का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन वाली प्रोसेस के अंदर जिस हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई रहती है वो रहती है अपने LH हार्मोन की। और ये जो ओव्यूलेशन हुआ है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे के अंदर होता है। पूरा अपन लेवल करके उसके बारे में फिर डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद में मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बाद में ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद में ये जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है ये ओवरी के अंदर क्या हो जाती है? रैप्चर हो जाती है। और रैप्चर होने के बाद में ये येलो कलर की बॉडी बनाती है। ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने के बाद में येलो कलर की बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। हिंदी में इसको बोलते हैं पीत पिंड, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाने वाला है। कार्पस ल्यूटियम के बाद में इसके रैप्चर होने के बाद में एक वाइट कलर की बॉडी बनती है। इस वाइट कलर वाली बॉडी को हम नाम देते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। उसके बाद में इस ओवरी के जो सेंटर के अंदर ये जो पार्ट बचा है अपना, इस वाले पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं मेडुला। इसको बोलते हैं अपन मेडुला। और इस मेडुला के भी दो हिस्से होंगे, एक को हम बोलेंगे स्ट्रोमा और एक को बोलेंगे हम कोर्टेक्स। मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इस ओवरी के अंदर का, इसको तो हम नाम दे रहे हैं मेडुला। और इससे ओवरी के किनारे के ऊपर जो पोर्शन रहता है इसको तो हम बोलते हैं कोर्टेक्स वाला पार्ट, और जो मिड वाले मैट्रिक्स वाले एरिया के अंदर रहता है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। तो हमने कौन कौन से यहाँ पे लेबल किए हैं नाम? सबसे पहले यहाँ पे ब्लड वेजल्स होती है, मेजोड्रम वाला पोर्शन रहता है, और उसके बाद में प्रीमोडियल जर्म सेल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद में ओव्यूलेशन हुआ है जिससे ओव्यूम है वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से निकल करके इसकी दीवार को तोड़ करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनी है वो जो रप्चर हो चुकी है ग्राफियन फॉलिकल्स, उसने अब येलो कलर की बॉडी बनाई है जिसको हमने नाम दिया है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के रप्चर होने के बाद में एक व्हाइट कलर की बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस होती है ये वाइट बॉडी होती है, और कार्पस ल्यूटियम होती है ये येलो बॉडी होती है, येलो बॉडी होती है। अब अपन इस डायग्राम को अच्छे से समझने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल की ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फीमेल की ओवरी के अंदर पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक की जो फेज चलती है उसको हम ब्लीडिंग फेज या फिर सिक्रेटरी फेज या फिर स्रावी प्रावस्था बोलते हैं। जैसे 5वें दिन की ब्लीडिंग फेज खत्म होती है तो उसके बाद में वापिस से अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर फॉलिकल्स का मेच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं प्रचुरोद भवन प्रावस्था, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाती है टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर, टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होकर के फॉर्मेशन करती है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का। अब ये जो मेच्योर ग्राफियन बनी है ये बनी है 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक, 1 से लेकर के 28वें दिन तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनी है इसका फॉर्मेशन कौन से दिन हुआ है? 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक हुआ है। अब इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर कुछ सेल्स होती है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल्स। इस ग्राफियन फॉलिकल्स के बाहर की तरफ वाला जो पार्ट होता है उसको तो हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो मेल की
टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल होती है वो LH हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, जिस वजह से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये ट्विस्ट देखने वाले हैं कि फीमेल की ओवरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल्स होती है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होती है, वहाँ से भी एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन उसके बाद में फीमेल की बॉडी के अंदर एंड्रोजन वाले फंक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे जो वजह है वो है ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करती है, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड्रोजन को, जो एंड्रोजन की अमाउंट बनती है यहां पे, इस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एस्ट्रोजन के अंदर। एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, एस्ट्रोजन के अंदर। अब फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, और एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन होता है वो ओवेरी से होता है। ओवेरी के अंदर भी बात करें तो कहां से होता है, ग्राफिन फॉलिकल से होता है। और ग्राफिन फॉलिकल से भी यदि बात करें तो कहां से होता है, थीका इंटरना से होता है। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है, फीमेल बॉडी की ओवेरी के अंदर जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होती है, उस मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के थीका इंटरना वाले पार्ट से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। इस एस्ट्रोजन का जो लेवल रहता है वो 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक हाई रहता है। उसके बाद में बीच में वापस से इसका लेवल गिर जाता है, उसके बाद में वापस से प्रोजेस्टेरोन के साथ में इसका लेवल फिर से हाई होता है। अब इस मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल 13वें दिन तक तो ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन चुकी है। अब 14वें दिन क्या होने वाला है, 14वें दिन इस मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर जो सेकेंडरी oocyte था, जो अपना ओव्यूम था, वो इसकी दीवार को तोड़ करके कहां पे आने वाला है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आने वाला है। इस ओव्यूम को ही हमने नाम दिया यहां पे सेकेंडरी oocyte। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन प्रोसेस बोलेंगे। ओव्यूलेशन की प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन होती है, 14वें दिन होती है। और ओव्यूलेशन कोजिंग हार्मोन या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो हाई कंसेंट्रेशन रहती है वो रहती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। अब ओव्यूलेशन के बाद की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ओव्यूलेशन के बाद की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम से जो मेन हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो मेन फंक्शन रहता है फीमेल की बॉडी के अंदर वो रहता है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उस एंडोमेट्रियम लेयर को मोटा कर देना, उसको तैयार रखना। अब यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को क्यों तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर ये सोच करके हर महीने तैयारियां करती है, तैयारियां होती रहती है, बिगड़ती रहती है, हर महीने ये सीन चलता रहता है। अब यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो सोच रही है कि ओव्यूलेशन हुआ है तो ओव्यूम है वो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर गया है, और फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर गया है तो उसको कोई ना कोई स्पर्म मिलने वाला है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर सोच रही है। अब यदि ओव्यूलेशन के बाद में उस ओव्यूम को स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद में 2 सेल का एम्ब्रियो, 4 सेल का एम्ब्रियो, 8 सेल का एम्ब्रियो बनेगा। उस 8 सेल के एम्ब्रियो को हम बोलते हैं मोरूला। 8 से 16 सेल के एम्ब्रियो को भी हम बोलते हैं मोरूला, और 16 से 32 सेल का जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। और फर्टिलाइजेशन होने के 7वें से 8वें दिन तक इस ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के 7वें से 8वें दिन जो एम्ब्रियो बना है ब्लास्टुला लेवल तक का, उस ब्लास्टुला वाले एम्ब्रियो को अब इम्प्लांटेशन करवाना पड़ेगा कहां पे, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। अब यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा तब तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई रहने वाला है, और प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल रहेगा तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहने वाली है। एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, 15वें दिन, 16वें दिन या फिर 17वें दिन तक यदि ओव्यूम को स्पर्म मिल गया तो ठीक है, यदि स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो यूट्रस ने जो एंडोमेट्रियम लेयर को तैयार किया था, उसको मोटा बना रखा था, मतलब प्रेगनेंसी के लिए या इंप्लांटेशन के लिए उसको तैयार करके रखा था। अब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर कार्पस ल्यूटियम है वो रैप्चर होगी। कार्पस ल्यूटियम जब रैप्चर होगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिरने वाला है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिरेगा तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल के गिरते ही
यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां से ब्लीडिंग होगी। अब एक तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक जो ये एग था इसका लाइफ स्पान पूरा हो गया है, अब ये कोई काम का नहीं रहा। 21वें दिन के बाद में यदि कोई स्पर्म मिल भी रहा है तो फिर फर्टिलाइजेशन की संभावना 0 के बराबर रहती है। तो ये खराब हुआ एग और ये जो कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकिंस वाला जो टिश्यू रहते हैं ये वेजाइना के रास्ते से बाहर कर दिए जाते हैं और ये काम होता है 1 से 5 दिन का अंदर, जिसको हम ब्लीडिंग फेज या सेक्रेटरी फेज या फिर स्रावी प्रावस्था बोलते हैं। अब एक होता है फर्टाइल पीरियड, मतलब ओव्यूलेशन। जैसे हम यहां पे एक नॉर्मल डाटा ले रहे हैं कि 14 डे के अंदर ओव्यूलेशन हुआ है। अब ओव्यूलेशन से पहले यदि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है, एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं आया है। और ओव्यूलेशन के मान लो 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है तो फिर 18वें दिन या 19वें दिन यदि फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म आया है तो इसमें भी फर्टिलाइजेशन के न के बराबर चांस रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है वो 24 से 48 घंटे का होता है। ठीक उसी तरीके से अंडाणु का जो लाइफ स्पान होता है वो भी 24 से 48 घंटे का होता है। लेकिन कई बार दिक्कत क्या आती है, जैसे हम तो ये बोल रहे हैं कि 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर 13वें दिन ओव्यूलेशन हो जाए, 12वें दिन ओव्यूलेशन हो जाए, 11वें दिन या फिर 10वें दिन तक भी ओव्यूलेशन हो सकता है, या फिर 14वें दिन से आगे की तरफ बढ़ाए कि 15वें, 16वें या 17वें दिन तक ओव्यूलेशन हो जाए तो भी दिक्कत है। तो हम एक जो फर्टाइल पीरियड मानते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन की संभावना पूरी रहती है 100%, वो मानते हैं अपन 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक। 17वें दिन तक इस वाले पीरियड को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। मतलब 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ओव्यूलेशन के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि मान लो 10वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, 11वें दिन यदि स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, 13वें दिन यदि ओव्यूलेशन हुआ है, 14वें दिन मिल गया तो भी होगा, 15वें दिन या 16वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, 14वें दिन ना होकर के 15वें या 16वें दिन होगा तो 17वें दिन तक यदि स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना रहती है। तो यहां पे 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन वाले पीरियड्स को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड या फिर रिस्की पीरियड बोलते हैं। अब इस पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर इस ओवरी के अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं, इसके अंदर 4 प्रकार के हार्मोन अपने को नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ओवरी से ही रिलीज होते हैं। जैसे कि पहला हार्मोन है एफएसएच हार्मोन, सेकंड वाला है एलएच हार्मोन, थर्ड वाला है अपना एस्ट्रोजन हार्मोन और फोर्थ वाला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पहले तो अपन इनकी बात करते हैं कि इनका सिक्रेशन होता कहां से है। तो इन दोनों का सिक्रेशन होता है वो तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इन दोनों का जो सिक्रेशन होता है वो होता है ओवेरी से। अब एफएसएच हार्मोन है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 से 5वें दिन तक ब्लीडिंग फेज होने के बाद में जो फॉलिकल्स मेच्योर हो रही है 13वें दिन तक, यहां तक एफएसएच का लेवल है वो ग्राफ के अंदर, अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे ग्राफ देखने वाले हैं, वहां तक इसका लेवल अपने को हाई मिलने वाला है। उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, इसकी पीक सबसे ज्यादा हाई मिलेगी अपने को ओव्यूलेशन के टाइम के ऊपर, 14वें दिन के ऊपर सबसे ज्यादा इसका ग्राफ ऊपर रहने वाला है। उसके बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की सिक्रेशन की बात करें तो हम जवाब देंगे कि ओवेरी से तो होता ही होता है। ओवेरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल्स होती है, उस ग्राफिन फॉलिकल्स की थीका इंटरना वाले पार्ट से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। उसके अलावा एस्ट्रोजन नॉर्मल अमाउंट के अंदर कार्पस ल्यूटियम से भी रिलीज होता है। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो मेनली कहां से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम एंटी अबॉर्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगा तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहने वाली है। यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिर जाता है तो इसमें फिर अबॉर्शन का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तो गिरने के बाद में ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम के अंदर जहां पे इंप्लांटेशन हुआ था वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर इंप्लांटेशन जो हुआ था अब वो
एबॉर्शन का रूप लेने वाला है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को हम एंटी एबॉर्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को रखना है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अपने को हाई रखना पड़ेगा। यदि नेचुरल तरीके से इसका लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा भी प्रोजेस्टेरोन को बॉडी के अंदर देते हैं ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन बनी रहे। ये अपन ने देखी है नॉर्मली ओवेरी की स्ट्रक्चर। अब इस ओवेरी की स्ट्रक्चर को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे ये ओवेरी की स्ट्रक्चर अपने काम में आने वाली है। नॉर्मली हमने क्या बनाया, ये एक ओवेरी की स्ट्रक्चर बनाई है अपन ने। ऐसी की ऐसी आप मान के चलो कि एक इधर ओवेरी है, एक इधर ओवेरी है, और बीच में क्या है, यूट्रस है। नीचे वाले पोर्शन के अंदर गिरवा, सर्विक्स और वेजाइना वाला पार्ट रहता है, और ऊपर की तरफ फेलोपियन ट्यूब रहती है। जैसे ये जो एग निकला है ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर आने वाला है, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस है वो कौन सा होने वाला है, फेलोपियन ट्यूब होने वाला है, या ओविडक्ट या एम्पुला होने वाला होता है। वो बातें अपन आगे डिटेल से करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आज के क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ ओवरी की स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना अपने को कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने को। थैंक यू सो मच।